अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लेक्चर नंबर 4 पे आ रही है, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अगेन एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीटली डिपेंड कर रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे क्या कहा जा रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos की पावर 5 2x into sin 2x into dx के बराबर। अब जरा बात को समझिएगा कि बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया इस क्वेश्चन को आपने किस पे सॉल्व करना है। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन इज अ वेरी इजी टास्क, वेरी इजी थिंग। अगर आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करना समझ जाओ। क्वेश्चन आपके पास आया, मैंने क्वेश्चन को एक दफा तरीके से लिख दिया। देखो cos की पावर 5 इंटू 2x इंटू साइन 2x इंटू dx मेरे पास आ रहा है। अगर मैं नॉर्मल अंदाज में इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया दो फंक्शंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मगर मुझे फौरन से अपने सर हाशिम की बात याद आ जाएगी। सर हाशिम ने फरमाया था कि भैया कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीग्रेशन में डिवीजन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीग्रेशन में इनवर्स या एलन का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर यहाँ पे क्या करें? तो भैया मुझे फौरन सर हाशिम की चेकलिस्ट याद आ जाएगी। कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए उसको चेकलिस्ट के ऊपर सॉल्व करो कि देखो भैया तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहाँ पे cos 2x की होल पावर में एक पावर आ रही है 5। अच्छा मैं इसको भी जरा डिफाइन कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये गलती में देखता हूं अक्सर बच्चों की कि बेटा उन्हें एक चीज का आइडिया नहीं होता। याद रखिएगा कॉस के ऊपर पावर आना और एंगल के ऊपर पावर आना दोनों बहुत डिफरेंट चीज होती है। ये बात मैंने आपको डेरिवेटिव्स में भी सिखाई थी, इंटीग्रेशन में भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो कॉस के ऊपर अगर कभी भी पावर आ रही है ना, तो ये पावर कंप्लीट फंक्शन की कंसीडर होती है। ये पावर किसके ऊपर आ रही है? तो भाई अगर कॉस के ऊपर आपकी पावर आ रही है, कॉस के ऊपर अगर पावर आ रही है तो कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म की पावर है। वाइल अगर सिर्फ एंगल के ऊपर पावर आ रही है तो बेटा ये सिर्फ एंगल की इंडिविजुअल पावर होती है। दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से सॉल्व होती है, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जांपल पहला वाला क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन के पावर फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा वाला क्वेश्चन आप नॉर्मल इंटीग्रेशन की कॉस के फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कॉस के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो भाई इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि दुनिया में जिस टर्म के ऊपर भी पावर आ रही है और आपको उसकी अगर इंटीग्रेशन लेनी है, तो भैया जिसके ऊपर पावर आ रही है उस बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अगर तो एग्जिस्ट करेगा तो हमारा सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब चूंकि एग्जामिनर ने क्या कहा है भाई, एग्जामिनर ने कहा है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है cos 2x का बेटा डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आप और से देखो तो भैया cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम अपने क्वेश्चन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव होता है उसको एक वेरिएबल के ऊपर सपोज कर लेते हैं एंड देन उसका डेरिवेटिव लेते हैं, अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल हमने सपोज किया होता है उसको प्लॉट करवाते हैं ताकि क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेशन मेरी सिंप्लीफाई हो जाए, नंबर ऑफ स्टेप्स का इजाफा हो जाए। उसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाते हैं और लास्ट में वापस जो वैल्यू हमने सपोज करवाई होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू को प्लॉट बैक करवा देते हैं। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल इन ऑल। तो भैया अभी मैं चेक कर रहा हूं कि आया cos 2x पे जो पावर आ रही है तो cos 2x का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, और जो भी cos का एंगल आ रहा है वो एज इट इज साइन का भी एंगल होगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर। तो भैया 2x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास बाहर क्या मौजूद होना चाहिए? बाहर मौजूद होना चाहिए नेगेटिव का 2 इंटू साइन 2x। यानी कि बाहर क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? नेगेटिव का 2 इंटू साइन 2x। तो देखो बेटा साइन 2x तो एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव का 2 नहीं कर रहा। तो पहले नेगेटिव 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो भैया सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे ताकि हमारी फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बन जाए। तो भैया सिंपल तरीके से देखो हमने क्या करा, नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इंटीग्रेशन के बाहर अंदर ला सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल कभी भी नहीं आ सकता, कांस्टेंट टर्म हमेशा आ सकती है। अब जब मैंने फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब देखो जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव बन गया है ना उसको आपने सपोज कर लेना है y के बराबर। तो cos 2x का हमने डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट करवाया है, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा कि भैया लेट y इज इक्वल टू cos 2x, और सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो बेटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया जाएगा। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा भैया? बेटा ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो भैया ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 2 इंटू साइन 2x, और ये dx जो देखो नीचे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना भैया, सिंपल इज दैट, बहुत मजे की चीज है। यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ गई भाई। अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो भैया इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का हाफ इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो cos की पावर 5 2x, तो हमने cos 2x को y के बराबर सपोज करवा लिया, तो पावर में 5 का 5 एज इट इज रहेगा। देखो cos 2x को हमने y के बराबर सपोज करवाया, इसकी पावर 5 एज इट इज की एज इट इज। और देखो ये नेगेटिव का 2 इंटू साइन 2x हमने क्या कहा किसके बराबर है, dy के बराबर है ना भाई, तो यहाँ पे dy आ गया। अब देखो आप जब कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, एंड सेकंड फायदा क्या होता है भैया, सेकंड फायदा ये होता है कि आपका सिंपल तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स का भी इजाफा हो गया। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा, तो नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज, और भाई क्या बन जाएगा 5 की पावर y की पावर 5 आ रहा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये कहता है कि भैया जिस टर्म पे पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो भाई y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से चूंकि 1 होता है तो एक तरीके से बाहर मौजूद ही है, नहीं लिखा हुआ गायब है, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई भी कोई चीज हो रही है तो 1 1 ही होता है, तो इसका मतलब मौजूद ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक दफा नीचे भी लिखेंगे, प्लस के सी के ऊपर हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा दो बेटा। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, इधर मैं करके भी शो करवा देता हूँ बेटा जी। कैसे करवाएंगे, देखो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज। अच्छा भाई यहाँ पे देखो ये 6 जो है 2 से नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 6 2 जार हमारे पास होता है 12 के बराबर, इंटू वाई की पावर में 6 प्लस का सी। तो भाई ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मगर चूंकि हमारा क्वेश्चन y की फॉर्म पे नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो cos 2x के ऊपर था, तो लास्ट के अंदर हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस बैक भी करवाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। देखो अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है 4 नंबर के लिए इंटरमीडिएट साइड पे, तो यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ नॉर्मल मेथड, इन अ ओरिजिनल मेथड विद द नंबर ऑफ स्टेप्स। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। तो आपको बेसिक जुमले लिखने होते हैं भाई, ये मैथ्स के अंदर इंग्लिश के चंद जुमले लिखना बड़ा जरूरी होता है, इसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, पहले बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा भाई आगे क्या हो गया, नेगेटिव का 1/12 का नेगेटिव का 1/12 एज इट इज। देखो y की वैल्यू किसके बराबर है, हमें मालूम है कि y की वैल्यू बराबर है cos इंटू 2x के, और y की जगह पे हमने cos 2x लिख दी क्योंकि देखो y किसके बराबर था, cos 2x के बराबर था, और पावर में 6 का 6 प्लस का c एज इट इज। तो ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, सही है ना भैया। तो लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, भाई जिसको इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है भाई उससे लेक्चर का लिंक भी शेयर करो, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में लाजमी शेयर करो भाई, लाइव कराओ, सब्सक्राइब करवाओ यार, आपकी मेहनत, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेपर में आता है, बहुत आता है, और ये क्वेश्चन बाय द वे एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत आता है। अक्सर आपको नस्ट के पेपर्स के अंदर दिखता है क्वेश्चन, फास्ट के पेपर्स में दिखता है, आईबी के पेपर्स में दिखता है। अगेन वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा ना भाई, वहां पे हमें इतने नंबर ऑफ स्टेप पे नहीं करना होता भाई, वहां पे सारी शॉर्टकट्स में सिखाऊंगा, वहां के लिए सारे शॉर्टकट्स हैं भाई। एप्टीट्यूड के अंदर न्यू बुक ओल्ड बुक नहीं होती बेटा, एप्टीट्यूड में टॉपिक्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आप चाहते हैं कि भाई लाइव पढ़ना, टाइम टेबल के साथ पढ़ना, टेस्टों को देना, तो उसके लिए मेरा न्यू बैच अभी फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। एनईटी की, फास्ट की, मेहरान की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जा रही होगी, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की तैयारी होगी। और फीस मैंने बहुत मामूली सी रखता हूँ, पूरे कोर्स की फीस जिसमें हर चीज, हर सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, आईक्यू भी, लॉजिकल रीजनिंग भी, केमिस्ट्री भी, हर चीज। तो भैया कहने का मकसद क्या है, अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास इंटरमीडिएट साइड पे आ रहा है तो प्रॉपर्ली मेथड पे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मेरा बेटा, देखो अगेन देखो सबसे पहला स्टेप हमेशा मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखा करो, ये अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है। भाई मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के 100 और 100 नंबर बहुत आते हैं, तो भैया किस तरीके से आते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करोगे यू कैन इजीली क्वेश्चन सॉल्व द क्वेश्चन। चाहूं तो मैं भी डायरेक्टली सॉल्व करवा सकता हूं यार, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए, बट वो मजे की चीज नहीं लगती जब आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रॉपर उस तरीके पे जिस तरीके से मैं किसी जमाने में इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। अब क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहा होता, क्योंकि सिर्फ मैं अपने ब्रांड पे काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि भाई मैं यूट्यूब के ऊपर भी आपको उसी तरीके से कंटेंट डिलीवर करूं कि जिस तरीके से मैं एक जमाना पहले तक एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता रहा था। सही है ना भैया, तो कहने का मकसद क्या है कि देखो बेटा स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसके नंबर होते हैं। अगर आपके पेपर में किसी भी बोर्ड के पेपर में 85 प्लस नंबर है ना, तो आपका पेपर 3 से 4 दफा रीचेक होता है, और वो उसमें सिली सिली मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करना जरूरी है। खैर वापस आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अब देखो जरा बात समझो, बहुत ही मजे का क्वेश्चन, लिटरली इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। अब देखो
पहली नजर में देखने में क्या लग रहा है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, बट ये दो फंक्शंस डिवाइड नहीं हो रहे भाई। ऊपर कॉट रूट एक्स मौजूद है, नीचे रूट एक्स मौजूद है, ये दो फंक्शंस डिवाइड नहीं हो रहे। और अगर शैतान पेपर में आके आपको बहकाए ना कि यार दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, अक्सर बच्चे पेपर में इतना कंफ्यूज होते हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर देंगे। भाई अपने मुंह पे रख के चमाड़ मारिएगा अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई आप डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। डिवीजन मेथड होता है जो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है जो बाय पार्ट्स कहलाता है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ और कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो यहाँ पे क्या मैं सर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि होल टर्म की पावर 1 है। या चलो अगर रूट एक्स को ऊपर भी ले जाओगे तो कुछ बैठेगा नहीं, बेस का बाहर डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। आपका एलन शॉर्टकट वैसे ही फेल हो गया, नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। तीसरे नंबर पे सोचो सर हाशिम ने क्या बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। अब देखो मुझे दिख रहा है यार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो जरा कॉट का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे लेंगे। भाई देखो अगर मुझे कॉट का ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई मसले की बात नहीं, इंटीग्रेशन कहते हैं अप्लाई कर सकते हो, मगर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब देखो कॉट का यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स। तो बेटा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। जो बच्चे नहीं जानते मैंने कैसे फॉर्म से निकाला, तो बेटा शॉर्टकट होता है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने का। कि भाई कभी भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आ रहा हो, बहुत आएगा, स्क्वायर रूट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेरिवेटिव्स के अंदर। तो उसका डेरिवेटिव विद इन सेकंड्स में कैसे लेते हैं कि देखो कभी भी स्क्वायर रूट का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है ना, कभी भी आपको स्क्वायर रूट का अगर डेरिवेटिव लेना है, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि सिंपल तरीके से 1/2 लिखो, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है वो नीचे वाले 2 के साथ लिखो, ऊपर जाओ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ, रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लो। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से होता है 1 के बराबर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो गौर से देखो कि नीचे डिवीजन में अंडर रूट एक्स मौजूद है, 2 नहीं मौजूद है। तो अगर मैं 2 को लेकर आ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, कॉट के एंगल कंप्लीट हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देखो जरा गौर से बात समझो कि भाई मेरे पास इस क्वेश्चन में ऊपर क्या गिवन है, ऊपर गिवन है कॉट अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1/√x इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया एंगल का बाहर डेरिवेटिव बन सकता है, क्योंकि 1/√x तो नीचे गिवन है, खाली क्या नहीं गिवन, नीचे 2 नहीं गिवन। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो भैया सिंपल तरीके से पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉट अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मेरे एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। एंगल का बाहर क्या कंप्लीट हो गया मेरे शहजादे, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। क्लियर है भैया जी। अब हमने क्या करना है, सिंपल वे में सॉल्व कर लेना है। भाई सिंपल वे में कैसे सॉल्व करेंगे, अब जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब सिंपलीफाई करना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे का काम है। कि भैया देखो हमें किस पे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है। देखो जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव बनता है उसको सपोज करवाते हैं। अक्सर लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में बड़े परेशान हो जाते हैं, तो अगर कोई आपका दोस्त उसको बताइएगा सर हाशिम ने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर किसको सपोज करवाना है, जिसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया है। तो भैया देखो मैं किसको सपोज करवाऊंगा, मैं कहूंगा लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब सिंपल तरीके से इसका क्या ले लेंगे बेटा, डेरिवेटिव ले लीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है 1/2। अच्छा भाई अब देखो सिंपल तरीके से मेरा बेटा ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dy की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डीएक्स का dx। अब हम लोगों ने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को जाके इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे सिंपल तरीके से। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि तमाम इन वैल्यूज को जाके हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है। तो वी विल बी राइटिंग putting these values in equation number 1, putting these values in equation number 1। तो बेटा क्या बन गया, ये हो गया 2 का 2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है कॉट का कॉट। अब देखो बेटा अंडर रूट एक्स को हमने सपोज करवाया किसके बराबर, वाई के बराबर। तो रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल वाई आ जाएगा। आगे देखो ये 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी वाई के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया डी वाई का डी वाई, इसको आप सिंप्लीफाई करवा लेंगे। तो भैया कॉट का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, भैया कॉट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है एलन साइन वाई के बराबर। देखो बाहर 2 का 2 एज इट इज मौजूद है। अब हमने कॉट की इंटीग्रेशन ले ली। देखो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जिस टर्म पे भी इंटीग्रेशन हो रही है उसके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसलिए देखने की नीड नहीं है। मगर कॉट की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से आ जाएगा एलन साइन
और जो भी कॉट का फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज साइन का भी फंक्शन यानी कि एंगल फॉर्म हो जाएगा। सही है ना भैया? प्लस के सी के ऊपर हमारा ये आंसर आ गया। अक्सर लोग इसको ऐसे करके भी लिखते हैं, बात एक ही है, प्लस के सी के ऊपर मेरा आंसर आ गया। सही है ना? अच्छा, अब आपने लास्ट के अंदर काम क्या करना होता है भाई, ये y की फॉर्म पे भी आया, अभी हमने क्या करना है, इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट में ऑब्वियसली हम लिख देंगे रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, यानी कि देखो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस बैक कर रहा हूं, क्योंकि भाई y तो क्वेश्चन में नहीं गिवन था, y तो हमने खुद सपोज करवाया है। y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, अंडर रूट एक्स के बराबर। तो क्या लिख देंगे, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2 ln का ln, आगे मॉडुलस साइन का साइन, y की वैल्यू किसके बराबर थी भैया, अंडर रूट एक्स के बराबर थी। सही है ना? प्लस के सी के ऊपर मेरा फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के अंदर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है। देखो भाई क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 2 प्लस 3 साइन 3x होल पावर 6 इंटू कॉस 3x। अगेन सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को एडिट एक दफा लिख देना है। तो क्वेश्चन को क्या कर देंगे सिंपल तरीके से, देखो एक दफा लिख देंगे। अगेन मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि बेटा होल पावर में 6 है और बाहर क्या आ रहा है, कॉस इंटू 3x। सब्सटीट्यूशन मेथड पे सॉल्व करने को कहा हुआ है। तो भैया मुझे साफ दिख रहा है जब होल टर्म पे पावर आ रही है तो इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव देखा जाएगा। तो बेटा देखो मेरे पास ये टर्म क्या आ रही है, मेरे पास ये टर्म आ रही है 2 प्लस का 3 इंटू साइन 3x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा। तो 2 का डेरिवेटिव हो गया 0 के बराबर। अच्छा भाई, अब देखो डेरिवेटिव 2 पे जब अप्लाई हुआ तो बेटा 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर। और डेरिवेटिव जब 3 साइन 3x पे अप्लाई होगा, देखो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर फंक्शन के साथ आ रही हो तो आप पहले वाली कांस्टेंट टर्म को एलरेडी लिख देते हो। यानी कि देखो 3 साइन 3x का मतलब क्या है कि 3 एज अ कांस्टेंट टर्म क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी हमने उसको एलरेडी लिख दिया। और साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है कॉस। जो भी साइन का एंगल आ रहा था उसको एलरेडी लिखेंगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 के बराबर। तो फाइनली यानी कि क्या बन जाएगा, 3 3 9 cos 3x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बाहर मेरे पास इस टर्म का डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 9 cos 3x। तो अभी तो सिंपल cos 3x आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप पहले 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे और जब लेकर आ जाओगे फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सपोज करवाओगे पूरी टर्म को। सही है ना भैया? तो देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्या करना है, 9 से डिवाइड करवा दिया और 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 इंटू साइन 3x होल पावर में क्या है 6 इंटू 9 का 9 आगे आ रहा है cos 3x इंटू dx का dx। तो देखो हमने यहाँ पे क्या काम कर दिया, अपने फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। तो 3 साइन 3x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है 9 cos 3x के। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हमने जब कंप्लीट करवा दिया, जब हमने फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव क्या करवा दिया बेटा, कंप्लीट करवा दिया, तो अब आप इसको सपोज करवाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो भाई, ये आपका गिफ्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है भैया, सपोज करवा लोगे। किसको सपोज करवाओगे, क्योंकि कंप्लीट टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 3 साइन का डेरिवेटिव नॉन cos 3x होता है, तो इसका मतलब कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट टर्म को मैं सपोज करवाऊंगा 2 के बराबर या y के बराबर। तो क्या बन गया, 2 प्लस का 3 साइन 3x बराबर आ जाएगा y के। इसका डेरिवेटिव लोगे, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को प्लॉट करवाओगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। बिल्कुल लास्ट के दो क्वेश्चंस की तरह का क्वेश्चन है, मुझे बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। इसका आगे डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेके dy की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम वैल्यूज को प्लॉट करोगे, फिर सिंपल तरीके से अपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे और बाद में वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाओगे। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, मजे का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस का b। अब अगेन देखो भैया ये क्वेश्चन जरा मजे का है, क्यों अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये ax और b क्या है। भाई ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर बहुत आता है और ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड साइट पे भी बहुत आता है, इस तरह के कांस्टेंट वाले क्वेश्चन ना। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, साइन ax प्लस के b के ऊपर, बाहर क्या है dx का dx। अब देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे साइन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो भैया एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। एंगल मेरा क्या है, मेरा एंगल है बेसिकली ए एक्स प्लस का बी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा गौर समझिएगा। देखो ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, वेन एवर अ कॉन्स्टेंट टर्म इज कमिंग अलोन, जब कभी कॉन्स्टेंट टर्म अकेले आ रही होगी उसका डेरिवेटिव 0 होता है। मगर कभी भी कॉन्स्टेंट टर्म किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो या डिविजिबल फॉर्म के अंदर हो तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टेंट पहले आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बहुत दफा तरीके समझाता हूँ, देखो कभी भी आपके पास 5x आ जाए,
कभी भी सिंपल 5 आ जाए, या कभी भी सिंपल आपके पास x प्लस 5 आ जाए, या कभी भी आपके पास 5 डिवाइडेड बाई x आ जाए। इन चारों का डेरिवेटिव डिफरेंट है। कैसे कि देखो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, x इज अ फंक्शन। तो कभी भी कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मिलकर आ रही है तो कांस्टेंट पहले आता है, और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। मगर कभी भी कांस्टेंट टर्म अगर अकेले आ रही है झुंड में, तो भैया उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। देखो जैसे यहाँ पे कभी भी आपके पास टर्म्स प्लस या माइनस की फॉर्म में होती है तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली अप्लाई होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। और फिर यहाँ पे देखो 5 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन देखो 5 क्या है, कांस्टेंट है, और नीचे क्या है, फंक्शन है। तो कभी भी कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिविजिबल फॉर्म में आ रहा हो तो हमेशा आप कांस्टेंट को पहले लिख देते हो और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर। सही है ना भैया? कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर कांस्टेंट अकेले होगा उसका डेरिवेटिव 0 होता है, मगर कभी भी प्रोडक्ट या डिविजिबल फॉर्म के अंदर होगा उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट पहले आ जाता है एंड देन यू आर अप्लाइंग द डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन। तो भैया ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा a, और प्लस के b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यानी कि बाहर a एग्जिस्ट करना चाहिए था, अभी नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो भैया सिंपल तरीके से देखो क्या बन गया, साइन का साइन इंटू ए एक्स प्लस का बी, और बाहर ए का ए आ गया इंटू डी एक्स। तो अब देखो फंक्शन का हमने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। जब कंप्लीट करवा दिया अब हमने करना क्या है, बहुत बेसिक सा काम करना है कि भाई एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, यस सर हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है, सिंपल सपोज करवा लोगे कि भाई लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। सही है ना भैया? हमने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू a के बराबर आ गई, प्लस के b का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो भैया देखो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a इंटू डी एक्स के बराबर। सही है ना? अब इन तमाम वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे, तो व्हाट इट विल बिकम, ये 1 बाय a का 1 बाय a बाहर एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, साइन का साइन, आप वर्डिंग यहाँ पे लिख दो, मैंने अपनी लिखी। सही है ना? साइन का साइन ए एक्स प्लस बी को हमने किसके बराबर कंसीडर किया है, y के बराबर। आगे a इंटू डी एक्स आ रहा है, a इंटू डी एक्स किसके बराबर है, dy के बराबर है। तो भैया देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 बाय a साइन y। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होती है बेटा, इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला होता है नेगेटिव के कॉस के बराबर। इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कॉस, और जो भी साइन का एंगल आ रहा है सेम इसका एंगल आ जाएगा। सही है ना? सिंपल तरीके से प्लस के सी पे आंसर आ गया। लास्ट काम क्या करोगे भैया, y को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस बैक करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय a इंटू कॉस का कॉस, और मेरी y की वैल्यू किसके बराबर थी, ये बराबर थी ए एक्स प्लस का b प्लस के c के ऊपर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए क्या मसले की बात है, अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 के ऊपर, मजे का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा तो बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन बड़े था मजे का क्वेश्चन इसलिए कि भाई क्वेश्चन देख के बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें एग्जामिनर कह रहा है। पहले नंबर के ऊपर बात क्या कर रहा है कि भाई आपके पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, और मुझे ये बात मालूम है कि बेटा कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो भैया इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी बेसिक सिंप्लीफिकेशन में देखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर के ऊपर मेरी इंटीग्रेशन की चेकलिस्ट आपसे क्या कहती है कि भैया कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए ना, आपने अगर उस चेकलिस्ट को फॉलो कर लिया आप आराम से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो। सा है ना? अब देखो एग्जामिनर कह रहा है कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई चेकलिस्ट की पहली चीज क्या थी, पावर फॉर्मूला। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई नीचे वाली कंप्लीट टर्म की होल पावर किसके बराबर होगी, +1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इस नीचे वाली टर्म को मैं नीचे से ऊपर भी शेयर नहीं कर सकता। हाँ मगर मुझे सेकंड चेकलिस्ट क्या थी, मेरी चेकलिस्ट के अंदर दूसरा आइटम क्या था, एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट क्या था, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बनना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है या बन रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई नीचे वाली टर्म क्या है, नीचे टर्म आ रही है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव कॉस एक्स के बराबर। और नेगेटिव के कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का साइन एक्स हो गया। तो यानी कि देखो ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो सिंपल वे में क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे सॉल्व कर लेंगे, अरे भाई देखो ना नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो हमने करना क्या है, हमने सिंपल तरीके से एलन शॉर्टकट को अप्लाई करना है। मगर चूंकि क्वेश्चन कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व किया जाए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व कर लेंगे। तो भैया सिंपल तरीके से मैं लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू, जिस टर्म का डेरिवेटिव बन रहा होता है ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हम उसको बेसिकली सपोज करते हैं। तो किस टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है,
साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का, उसको हमने सपोज करवा लिया, सही है ना भैया जी। अब इसको डेरिवेटिव आप ले लीजिए मेरा बेटा, इसका डेरिवेटिव मैं अप्लाई कर दूंगा एक्स की रिस्पेक्ट से, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे एक्स की रिस्पेक्ट से। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर, नेगेटिव के कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस का साइन एक्स। तो बेटा मेरे पास सिंपल तरीके से डी वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और आगे डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। इस तरीके से हमारा पर्टिकुलरली ये आंसर आ गया, डी वाई की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या, इन तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सिंपल तरीके से इन वैल्यूज को आपने उठा के कुछ भी नहीं करना, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको उठा के आप प्लॉट कर दोगे, सही है ना बेटा। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, देखो हमारे पास ऊपर क्या बन गया, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई देखो हमने क्या कहा है, हमने कहा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स इसके बराबर होगा, ऊपर आ जाएगा सिंपल डी वाई का डी वाई, और नीचे डिवीजन में देखो क्या है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो इसको हमने वाई के ऊपर सपोज कर लिया था, तो नीचे आ गया वाई का वाई। अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय वाई के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट क्या कहते हैं, कभी भी नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, सिंपल एलन लिखो और जो भी नीचे वाला फंक्शन था वो एलन का फंक्शन बन जाएगा प्लस के सी के साथ, लास्ट के अंदर अपनी वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवा दोगे तो आपका फाइनल 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 ओरिजिनली आंसर आ जाएगा। तो रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, तो बेटा क्या बन जाएगा, y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू बराबर आ रही है हमारे पास सिंपल तरीके से साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया, सही है ना भैया, सिंपल वे में। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, अगेन मजे का क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं मगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में मांगा हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि भैया e की पावर 2x इंटू सेक्स स्क्वायर e की पावर 2x इंटू dx, कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अब ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। अच्छा दो चीजें बड़ी मजे की यहाँ पे, पहले नंबर के ऊपर तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने आपसे हमेशा कहा था कि बेटा कभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है इंटीग्रेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली करवाने का। हाँ अगर आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन के अंदर कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है ना, तो हमेशा चेक कर लो आया एंगल का बाहर डेरिवेटिव हो सकता है वो गिवन हो, सही है ना भाई। अब देखो मेरे पास सेक्स स्क्वायर आ रहा है, अब जिस बच्चे को इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज नहीं याद ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाई वो सोचता रहेगा सर ये तो पावर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे देखें, मगर नहीं भाई, इंटीग्रेशन में सेक्स स्क्वायर का प्रॉपर्ली फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको याद करवाया था इसके शॉर्टकट के ऊपर कि डेरिवेटिव का अपोजिट है, कि भाई डेरिवेटिव में टेंजन का फॉर्मूला क्या था, सेक्स स्क्वायर के बराबर, तो इंटीग्रेशन में सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजन के बराबर। मगर फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या होगी, एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना। अब देखो एंगल क्या है, एंगल मेरे पास आ रहा है e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, एक दफा इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिव लिखेंगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 के बराबर। यानी कि देखो बाहर e की पावर 2x तो मौजूद है, 2 नहीं मौजूद, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 को लेकर आ जाएंगे तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इंटीग्रेशन इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 इंटू ई की पावर 2x। तो देखो ये काम मैंने क्या करा, मैंने सिंपल तरीके से पहले अपना फॉर्मूला कंप्लीट करवा दिया। कैसे कंप्लीट करवाया, देखो मेरे पास सेक्स स्क्वायर आ रहा था, सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना था तो मुझे इस एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी था। अब एंगल था e की पावर 2x, तो इसका बाहर डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू ई की पावर 2x, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसने लेकर आए। अब जब ये काम कर दिया, चूंकि एग्जामिनर ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मांगा हुआ है, तो भैया सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई कर देंगे। अदरवाइज जब ये एमसीक्यूज एप्टीट्यूड लेवल पे आते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं विद इन एक लाइन के ऊपर, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते बेटा। एप्टीट्यूड इसीलिए टफ होता है क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर हर पर्टिकुलर बोर्ड से टॉपिक होते हैं, हर बोर्ड से कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वहां पे आपको शॉर्टकट्स के ऊपर चीजों को सॉल्व करना होता है। इसीलिए यह बात जहन में रखिएगा, आपकी अगर फर्स्ट ईयर के अंदर 85% है, अगर आपने एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को नहीं लिया, अगर आपने एप्टीट्यूड की ट्रिक्स को नहीं लिया, तो बेटा वो बेकार है, आप कभी भी नस का टेस्ट नहीं निकाल सकते, आप कभी भी एनईटी का टेस्ट भी निकाल नहीं सकते, आप कभी भी फास्ट का आईवी का टेस्ट निकाल सकते। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एन एप्टीट्यूड एग्जाम, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आपको शॉर्टकट सिखाई जाती हैं, और आपको अपने इंटर के साथ ए लेवल्स के साथ ही एप्टीट्यूड करना होता है, क्योंकि बाद में करने का टाइम नहीं बचता। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपके पेपर जून में अगर हो रहे होंगे, मई में अगर हो रहे होंगे, तो आपके एनईटी का इस दफा एग्जाम जून के अंदर आ रहा है, अभी रिसेंट अपडेट आ गई कि एनईटी का एग्जाम जून के अंदर हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये कि आपको तो उस वक्त पेपर्स एंड हुए होंगे बिल्कुल, और आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, आप तैयारी नहीं कर सकते। तो भाई
एटलीस्ट आज से बैठ के अपने हफ्ते के अंदर सैटरडे संडे के टाइम से बैठ के एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करो, शॉर्टकट्स को लेना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट को लेना स्टार्ट करो, चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अदरवाइज आपकी इंटर की परसेंटेज किसी काम की नहीं है अगर आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट क्लियर नहीं कर सके। खैर वापस आ जाओ। तो यहाँ पे चूंकि देखो हमने डेरिवेटिव किसका बाहर कंप्लीट करवाया, e की पावर 2x का, तो किसको सपोज करवाएंगे, लेट y इज इक्वल टू e की पावर 2x के बराबर। सही है ना भैया जी। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा भैया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, e की पावर 2x इंटू पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 के बराबर। सही है ना भाई। ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू dx का dx एज इट इज। तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, है ना भैया जी। तो क्या बन जाएगा बेटा, हाफ का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सेक्स स्क्वायर का सेक्स स्क्वायर। देखो e की पावर 2x किसके बराबर होता है बेटा, e की पावर 2x को हमने सपोज करवा लिया y के बराबर, और बाहर 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू dx किसके बराबर है, ये बराबर है dy के बराबर है। सही है ना भैया जी, किसके बराबर है बेटा, dy के बराबर है। अच्छा अब देखो काम क्या करना है, हमने बहुत ही सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या है, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाओगे। देखो क्या बन गया, ये हाफ का हाफ एज इट इज। हमें मालूम है इंटीग्रेशन में सेक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, आपको याद हो कि ना याद हो, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है कभी भी सेक के ऊपर स्क्वायर आ रहा है बराबर होगा किसके, ये बराबर होता है टेंजन एक्स प्लस सी के, है ना भैया जी। सिंपल तरीके से फॉर्मूला भी लिख सकते हो ताकि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स का इजाफा हो रहा है। अब मैं सिंपल तरीके फॉर्मूले को प्लॉट करवा दूंगा। तो क्या बन गया, देखो हाफ का हाफ एज इट इज, मेरे पास y का एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, जो कि y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है तो मौजूद ही है। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, टेंजन का टेंजन आ जाएगा, जो भी सेक्स स्क्वायर का एंगल है वो टेंजन का एंगल बन जाएगा, और प्लस के सी के ऊपर ये सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। देखो क्या बन गया, ये बन गया हाफ का हाफ। सही है ना, टेंजन का टेंजन एज इट इज। मुझे मालूम है y की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, तो हमने y की वैल्यू सपोज करवाई थी e की पावर 2x के, तो सिंपल तरीके से प्लस के c के ऊपर ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई बहुत बच्चों वाली चीज है यार, अगर तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, मुझे बताओ इंटीग्रेशन में क्या चीज मुश्किल है भाई। ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए अगर आएगा तो आपके लिए तो भाई बंगड़े डालने का मुकाम है। ये बच्चों वाली चीज है, इससे मुश्किल लेवल पे एप्टीट्यूड होता है। ये बच्चों वाली चीज आपको लगनी चाहिए। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, आपने सिंपल तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया, सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, वेरिएबल को रिप्लेस करवा दोगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, सिंपल इज दैट मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7, इट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है cosec 3x into cot 3x डिवाइडेड बाय a plus b cosec 3x का होल स्क्वायर। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ। अगेन अगेन भाई देखो ये बात जहन में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। एग्जामिनर आपसे कहेगा दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, भाई एग्जामिनर आपको शैतान बहकाएगा कि इंटीग्रेशन में दो टर्म्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और आपका ये दिल करेगा कि कोई डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मगर बेटा इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता डिवीजन के लिए। जब शैतान आपको बहकाए कि यार यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो अपने आप को रख के चमाट मारिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवीजन फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, एक दफा खूबसूरती से अगर मैं क्वेश्चन को उतार दूं, एक दफा अगर मैं खूबसूरती से क्वेश्चन को उतार दूं तो मेरे ख्याल में कोई मसले की बात नहीं है। वेरी गुड हो गया। अच्छा भाई नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में आ रहा है, अगर आप गौर से देखो ना, a प्लस का b इंटू cosec 3x और उसका होल स्क्वायर। अच्छा कभी भी देखो नीचे वाली टर्म की पावर अगर 1 से बड़ी हो जाए, इसका मतलब एलन शॉर्टकट तो वहीं पे फेल हो गया। तो भाई कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए ना, अगर आप मेरे पढ़ाए गए तरीके के मुताबिक चीजों को सॉल्व करोगे, आई कैन बेट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए लाइन बाय लाइन चलो। पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हो सिवाय उसके कि अगर नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर सेंड कर दूं तो बेटा क्या बन जाएगा, दुनिया में कोई भी टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसकी होल टर्म की पावर का साइन जो होता है ना कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर जाके बन जाएगा नेगेटिव का 2। आगे देखो आगे क्या मौजूद है, आगे आ रहा है cosec 3x और आगे क्या है cot 3x इंटू dx का dx एज इट इज, है ना भैया। अब देखो जरा गौर से बात समझिएगा, हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, हमारे पास जिसके ऊपर पावर आ रही है, हमारे पास जिस टर्म के ऊपर पावर आ रही है, अगर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो इसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो आइए चेक करते हैं ना बात समझने के लिए। तो भाई मेरे पास किस टर्म पे पावर आ रही है, मेरे पास पावर आ रही है a प्लस कभी cosec 3x के ऊपर पावर आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, a b c ये तीन दुनिया के कांस्टेंट होते हैं यूनिवर्सल।
तो कहीं लिखा हो ना लिखा हो, ये नॉर्मल सी बात होती है। ए बी सी आर दी कांस्टेंट वैल्यूज। जिस तरह एक्स वाई और जेड नॉर्मली फंक्शंस को डिनोट करते हैं, वैसे ए बी सी कांस्टेंट को डिनोट कर रहे होते हैं। तो भैया डेरिवेटिव जब मैं अप्लाई करूंगा, देखो ए का डेरिवेटिव हो गया 0 के बराबर। अब जब डेरिवेटिव इस पूरी टर्म पे अप्लाई होगा, तो देखो बी यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो बी का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, बल्कि बी एज अ कांस्टेंट पहले आ जाएगा, और हम सिंपल कोसेक 3x का डेरिवेटिव लेंगे। कोसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कोसेक इंटू कॉट। डेरिवेटिव के अंदर कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव का कोसेक इंटू कॉट। और जो भी आपके कोसेक के साथ एंगल आ रहा है, वो दोनों टर्म्स के साथ एंगल भी लिखा जाएगा। तो नेगेटिव का कोसेक, एंगल क्या है 3x, आगे क्या हो जाएगा इंटू कॉट, और जो भी एंगल आ रहा है वो आ जाएगा अगेन। तो अगेन एंगल क्या हो जाएगा मेरा बेटा? एंगल मेरा हो गया सिंपल 3x। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर। याद रखिएगा 90% बच्चा इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में फेल इसीलिए होता है कि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट का, बेसिक स्टैंडर्ड्स का नहीं पता होता। कि भाई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हर एक को फॉर्मूला तो याद होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मगर एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाएंगे। 90% बच्चा ये गलती करता है कि भाई ओरिजिनल फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अप्लाई भी कर देंगे, मगर एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो उसके ऊपर क्या होगा? क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते बेटा आप फिर आगे। गलत हो गया क्वेश्चन। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या बन गया? ये 3 पहले आ जाएगा, तो ये बाहर बन गया नेगेटिव का 3b। आगे क्या है? आगे आ गया cosec 3x इंटू कॉट 3x इंटू कॉट 3x। तो जरा गौर से बात समझिएगा। यानी कि देखो बाहर cosec 3x कॉट 3x, यानी कि फंक्शन मुझे गिवन है, क्या चीज नहीं गिवन? नेगेटिव का 3 भी नहीं गिवन। तो इसका मतलब क्या है? हमें नेगेटिव का 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाना पड़ेगा। तो भैया सिंपल तरीके से क्या करेंगे मेरा बेटा? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -3, यानी कि -3b से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ गए। मैंने एक इंग्लिश की स्टेटमेंट भी लिख दी यहाँ पे, सही है ना? ताकि 4 नंबर के लिए आ रहा है तो मेरा कोई नंबर कटना नहीं चाहिए, मुझे इस चीज की भी श्योरिटी रखनी चाहिए हमेशा। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव का 1/3, और आगे क्या हो गया? आगे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे ना, सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है? जब तक आपके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो a प्लस का b, आगे आ गया मेरे पास cosec 3x, आगे आ गया नेगेटिव का 2। तो भैया डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए -3b से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पे हो गया मेरे पास सिंपल cosec 3x, और आगे हो गया cot 3x इंटू dx का dx, है ना बेटा? तो हमने सिंपल तरीके से अपने फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब आपने फाइनली जब आपके फंक्शन का इस पे पावर आ रही थी, उसका बाहर डेरिवेटिव क्या करवा दिया? कंप्लीट करवा दिया। नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और सिंपल तरीके से अब सपोजिशन करवा लेंगे। तो मैं क्या कहता हूं भैया? लेट y इज इक्वल टू, जिस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया उसको सपोज करवाएंगे। तो लेट y इज इक्वल टू a प्लस का b, आगे क्या आ गया? आगे आ जाएगा cosec 3x, है ना भैया जी? आगे क्या करेंगे? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया क्या बन गया मेरा बेटा? ये हो गया सिंपल dy बाय dx इज इक्वल टू, a का डेरिवेटिव 0 होता है, b cosec 3x का डेरिवेटिव हमने ऊपर भी निकाला था। भाई cosec का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का cosec, जो भी cosec 3x का एंगल आ रहा है वो दोनों के साथ आएगा। तो cosec का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव का cosec एंगल इंटू कॉट एंगल इंटू कॉट एंगल। एंगल क्या है? 3x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 3 का 3 हो गया, सही है ना भाई? तो क्या बन गया? ये बन गया सिंपल तरीके से dy इज इक्वल टू नेगेटिव का 3b इंटू cosec 3x, आगे क्या आ गया? आगे आ गया इंटू कॉट 3x, और ये dx जो नीचे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा? सिंपल वे में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। सर फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई? तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। क्या करेंगे मेरा बेटा? इसको मैं इधर करके दिखा देता हूँ। तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो व्हाट वी विल गोना डू, हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है भैया जी। तो यहाँ पे आप जल्दी से लिख दो भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है। पुटिंग पुटिंग ऑल द वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत आया है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो क्या बन गया भैया जी? देखो इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या थी? बाहर मौजूद है नेगेटिव का 1/3b का 3b, आगे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो हमने इस कंप्लीट टर्म को किसके बराबर सपोज करवाया है? y के। तो यहाँ पे क्या आ गया? सिंपल y का y आ गया। और ये देखो ये नेगेटिव का 3b इंटू cosec 3x इंटू cot 3x इंटू dx किसके बराबर आ गया? ये आ गया dy के बराबर। तो यहाँ पे आ गया मासूम सा dy। अब सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे। तो भैया इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी? नेगेटिव का 1/3b एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ y विल बी, देखो y पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? पावर 1 है। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है? पावर में एक इजाफा ऊपर। मगर उससे पहले आप चेक भी कर सकते हो कि आया सही काम है गलत काम है। कैसे? कि देखो जिस टर्म पे पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो y का डेरिवेटिव चूंकि y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल वे में क्या बन जाएगा? इट विल बिकम y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। लास्ट
अब लिखोगे रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ वाई और अपनी वैल्यूज को प्लॉट करवा दो। तो लास्ट में क्या करूंगा भैया जी, इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ वाई। देखो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉपर्ली काम करना है मेरा बेटा अगर फुल नंबर चाहिए। रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ वाई, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ वाई, तो लास्ट में वाई की वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवा दोगे। तो भैया जी क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 1/3b। आगे देखो भैया वाई के अंदर वाई की वैल्यू, अच्छा एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो कि 3 और 2 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू किसके बराबर थी, हमारे पास बराबर थी y की वैल्यू a प्लस बी कॉसेक 3x के, किसके बराबर थी बेटा, a प्लस का b इंटू कॉसेक 3x के बराबर थी। और देखो y के ऊपर चूंकि स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर का स्क्वायर रहने दिया। आगे क्या है, प्लस का c, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अरे भाई कौन कहता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मुश्किल है, भाई जो बच्चा आपसे कहता है ना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत मुश्किल लगता है, हम तो चॉइस पे छोड़ सकते हैं, भाई उसको चमाट मारिएगा और सिंपल तरीके से मेरे लेक्चर का लिंक शेयर कर दीजिएगा, उसको बताइएगा सर हाशिम ने कितने तरीके से पढ़ाया हुआ है, क्लियर है मेरा बेटा। तो उसको आपने क्या करना है, लाजमी तौर पे बताना है कि सर हाशिम ने बहुत डिटेल के अंदर हर एक एक चीज पढ़ाई हुई है, तो आपने उससे लाजमी लिंक शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 पेपर में आने के चांसेस बहुत सारे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉट एक्स प्लस का 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन देखो कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, उसको कभी घबरा के नहीं देखना। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो क्वेश्चन को देख के खुश होता है। यकीन माने आप, यू शुड बी प्राउड कि भाई आपको इतनी अच्छी मैथ्स आती है, आप आराम से हर चीज कर सकते हो। आप जब अपने आप को घबराना स्टार्ट करोगे ना, यार पता नहीं कोई मुश्किल चीज आ रही है, बिलीव मी वो चीज आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। और यही सबसे बड़ी प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक होती है दुनिया के अंदर। अगर आप लोगों को देख के घबराने लग जाओगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोगों को देख के कॉन्फिडेंस में बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो आप हमेशा एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। भाई एक अच्छा स्पीकर कौन होता है, अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि भाई कभी चार चार लोग सामने आ जाए, उनके साथ बात करने को कहा जाए, वो घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं बात नहीं होगी। और वो लोग जो 100 100 लोगों की ऑडियंस को पढ़ाते हैं, 100 100 लोगों की ऑडियंस में खिताब करते हैं, 10 10 500 500 लोगों की ऑडियंस में खिताब करते हैं, तो भाई उनकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भाई आपने घबराना नहीं है, किस तरीके से कि यार आपने अपने पे कॉन्फिडेंस एटलीस्ट रखना है। तो कभी भी क्वेश्चन आए ना इंटीग्रेशन का, अक्सर बच्चा घबरा जाता है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एटलीस्ट एक दफा पहले तरीके से लिख दो। देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मेरे पास जैसा भी आ रहा है ना, इसको तरीके से लिख देता हूँ भाई। ऊपर आ रहा है डीएक्स का डीएक्स, नीचे क्या है, नीचे देखो मुझे दिख रहा है 2 cot x प्लस का 3। ओके तो मैं इसको तरीके से लिख देता हूँ, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 cot x, 2 cot x प्लस का 3। ओके आगे क्या आ रहा है, देखो आगे आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स था ना, तो देखो नीचे डिवीजन में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। नीचे क्या बन गया, 1/sin² x इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो मैथ्स का असल में बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या काम करा, मैं काम को समझा देता हूँ। देखो मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी आपके पास दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है उस तरीके से डिवीजन के अंदर, तो भाई इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो ना, 1/a इंटू 1/b। क्यों, क्योंकि देखो whenever the two terms are multiply, तो जाहिर सी बात है अगेन एट द एंड ऑफ द डे मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो क्या बन जाएगा, 1/a भी बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये दो टर्म्स क्या हो रही थी, आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करके तरीके से लिख दिया। क्लियर है भैया ये बात, बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब क्या करें, अब देखो जरा कॉन्सेप्ट सोचो, थोड़ा सा सोचो, अल्लाह मियां ने अकल दी हमें, अल्लाह मियां ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया भाई, कैसे सोचेंगे। अब देखो इस वाली कंप्लीट टर्म पे मैं कोई भी फनकारी नहीं कर सकता, इस वाली कंप्लीट टर्म पे मैं कोई फनकारी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर आ रही है, प्लस माइनस की फॉर्म में है, और इस कंप्लीट टर्म की पावर 1 के बराबर है। मगर इस टर्म को गौर से देखो, ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, और हमें मालूम है कि 1/साइन बराबर होता है किसके, 1/साइन बराबर होता है कोसेक के, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। तो भाई 1/साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप इसको रफ फॉर्म में शो भी कर सकते हो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा 1/साइन बराबर होता है कॉस कोसेक के। तो भैया ये क्या बन गया, मेरे पास सिंपल तरीके से 1/साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिंपल कोसेक स्क्वायर एक्स, और देखो नीचे क्या है, नीचे हमारे पास आ रहा है सिंपल 2 cot x प्लस का 3, क्या आ गया 2 cot x प्लस का 3 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब थोड़ी सी जो है ना मजे की शक्ल बन गई है, अब थोड़ी सी ढंग की शक्ल बनी है इसकी, अभी थोड़ा सा निखार आया है। अब क्या करें सर, सर अब तो देखिए नीचे वाले टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है बेटा, पावर फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते अभी भी हम लोग। मगर मुझे मालूम है भाई पावर फॉर्मुला कभी भी फेल हो जाए तो दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको क्या सिखाई थी, एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना। तो आइए चेक कर लेते हैं, नीचे टर्म क्या है, नीचे टर्म है मेरे पास
ये टर्म आ रही है 2 cot x + 3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो 2 का 2 एज इट इज। कॉट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? कॉट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर एंगल। जो एंगल एक्स है तो एक्स ही आ जाएगा। फिर आगे चल के एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं। फिर प्लस के 3 का डेरिवेटिव जीरो होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, प्लस के 3 का डेरिवेटिव जीरो होगा, है ना? तो यानी कि देखो 2 cot x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप गौर से देखो ऊपर मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स बन रहा है, क्या नहीं बन रहा ऊपर? नेगेटिव का 2। तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम नेगेटिव का 2 ले आएंगे। तो भैया क्या करेंगे? सिंपल तरीके से -2 से डिवाइड करवाया और ऊपर -2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया? नेगेटिव का 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। और नीचे डिवीजन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नीचे डिवीजन में आ रहा है बेटा 2 cot x + 3। आगे क्या है? इंटू dx का dx एज इट इज। क्लियर है भैया? अब देखो मैंने नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बना दिया। डायरेक्टली सॉल्व करना है तो एलन फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, चूंकि 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। तो क्या लिखेंगे मेरा बेटा? हम लिखेंगे देखो जिस टर्म का डेरिवेटिव बनता है उसको सपोज करवाते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव बना है, सिंपल तरीके से लेट y इज इक्वल टू 2 cot x + 3 एज इट इज का एज इट इज। अब इसका सिंपल मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो सिंपल तरीके से बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया सिंपल dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि देखो कंप्लीट टर्म पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 2 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी कि एंगल, और प्लस के 3 का डेरिवेटिव हो गया 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी नेगेटिव का 2, आगे सिंपल कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx का dx एज इट इज। आगे सिंपल इंटू dx का dx एज इट इज। तो ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है? इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है। इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के कहां प्लॉट कर देना है? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो भाई देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 ये रही। तो क्या क्या लिखेंगे? पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल तरीके से क्या लिखूंगा? पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर दिया जाएगा मेरा बेटा। तो भैया किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल चीज है कि भाई सिंपल तरीके से ये हो गया नेगेटिव का हाफ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो ऊपर मेरे पास क्या बन रहा है? इधर देखो, ये बन रहा है नेगेटिव का 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो नेगेटिव का 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx किसके बराबर होता है बेटा? ये बराबर है मेरे पास सिंपल dy के, सही है ना? और नीचे डिवीजन में क्या है? देखो नीचे डिवीजन में आ रहा है 2 cot x + का 3। तो 2 cot x + का 3 किसके बराबर है भाई? 2 cot x + 3 को हमने y के बराबर सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पे y का y आ गया, सही है ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन गया? ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज। 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी? कभी भी नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होता है, सिंपल तरीके से ln आता है। जो भी नीचे फंक्शन होगा वो ln का फंक्शन बन जाएगा प्लस के c के साथ, सही है ना भाई? लास्ट में आपने काम क्या करना है? रिप्लेस बैक करवा देनी है अपनी ओरिजिनल वैल्यू को। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखूंगा नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, नाउ रिप्लेसिंग बैक द नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। तो भैया y की देखो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरा बेटा? मेरे पास y की वैल्यू बराबर थी किसके? ये बराबर थी 2 cot x + के 3 के। तो सिंपल तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का हाफ ln का ln, और देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा? y की जगह पे आ जाएगा 2 cot x + का 3 आगे प्लस का c एज इट इज। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। भाई क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई चिंते की बात, कोई मसले की बात? भाई सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्वेश्चन क्या हो गया? मेरा सॉल्व हो गया। क्लियर है तमाम बच्चों को ये चीज? क्लियर है तमाम बच्चों को बात? कोई मसले की बात भाई, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात? भाई कौन कहता है इंटीग्रेशन मुश्किल है? मुझे भी मिलवाओ ना यार, बताओ भाई इजी है कि नहीं इजी? आप खुद सोच के बताओ इजी है कि नहीं इजी। मुझे मालूम है आप बोलोगे इजी है। अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना भाई? तो लेक्चर का लिंक अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने जानने वालों के, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा। उन्हें बताइएगा सर आश्रम में बहुत डिटेल के अंदर ट्यूशन वाली बाजी का निकालने बड़े अच्छे तरीके से हमने इंटीग्रेशन कवर करवाई हुई है। अच्छा भाई ट्यूशन वाली बाजी का मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक बात कर रहा होता हूँ। ट्यूशन वाली बाजी भी हो सकती है, बाजी भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे मोहल्ले के अंदर बैठे हुए वो कुछ लोग होते हैं जो कि आपको गलत कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। तो
माय ट्यूशन वाली बाजी या माय ट्यूशन वाला बाजा ओनली रेफर दोस थिंग। मैं अक्सर देखता हूँ यार कुछ बच्चे बेचारे जो है ना परेशान होकर मुझे मैसेज कर देते हैं, सर हमारी ट्यूशन वाली बाजी तो बहुत ही अच्छी थी। तो भाई ट्यूशन वाली बाजी का मतलब ये नहीं होता कि यार मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी हार्ड वर्किंग लेडी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग अ थिंग जो कि मेरे माशरे में बहुत फैली हुई है। और माशरे में क्या चीज है कि यार मैट्रिक फेल खवातीन होती हैं, या मैट्रिक फेल बच्चा होता है, या इंटर पास बच्चा होता है, या इंटर फेल बच्चा होता है, जिस जो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा केयू से किसी और बेकार यूनिवर्सिटी से, वो क्या करेगा भाई, वो सिंपल तरीके से जो है ना अपने घर में ट्यूशन सेंटर खोल के बच्चों के कॉन्सेप्ट खाली बिगाड़ रहा होता है, उसको खुद नहीं आ रहा होती बहुत सारी चीजें। तो मैं उस माशरे की उस चीज के खिलाफ हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ढंग की चीजों के अंदर बैठे हुए, जो मैथमेटिक्स के अंदर इधर केयू से या किसी अच्छी जगह से पढ़ रहे होते हैं और वो साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं उसको हमेशा इंकरेज करता हूँ कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप कल को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ तो अपने माँ बाप के पैसों के अलावा भी भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाजमी तौर पे पढ़ाओ, ताकि लोगों से आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी दो, लोगों की हेल्प भी करो, और आप खुद भी अर्निंग कर रहे होगे। तो मैं इस चीज की बड़ी हिमायत करता हूँ। मगर ट्यूशन वाली बाजी का मकसद क्या होता है कि भाई वो हमारे माशरे का एक किरदार है, उस किरदार के अंदर बेसिकली क्या है, बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत सारे खराब हो रहे होते हैं, सही है ना। तो आई एम ओनली टारगेटिंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स। तो इसमें परेशान होने की, नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 देखिए हमसे क्या कहता है। पार्ट नंबर 9 हमसे कहता है इंटीग्रेशन sec x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस का 4 cos x। अगेन भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मजे 3 पार्ट नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से जो एक पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन से आने के, वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन sec x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x into dx। देखो बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि देखो ऊपर मेरे पास आ रहा है सिंपल सेक एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या मौजूद है, डिवीजन में मौजूद है 3 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है कि भाई देखो इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आए एनालाइज करना स्टार्ट करो स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था, देखो पहला स्टेप ये था कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, दो टर्म्स डिवाइड भी अगर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पावर फॉर्मूले से देखो भाई नीचे वाली कंप्लीट टर्म की पावर प्लस का 1 है, तो नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर फॉर्मूला फेल हो गया, इसका मतलब पावर फॉर्मूला तो फेल हो गया, पहली चीज खत्म हो गई। अच्छा भाई, सेकंड चीज क्या आती है हमारी चेकलिस्ट के अंदर, डेट वाज दी एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है बेटा ये यहाँ पे वो भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों देखो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, तो ऊपर तो सेक आ रहा है, इसका मतलब एलन शॉर्टकट भी फेल हो गया। तीसरे नंबर पे मेरे पास कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बेटा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला भी कैसे अप्लाई करोगे सर, क्यों नहीं हो सकता सर, ऊपर 3 sin x आ रहा है, साइन sec x भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, साइन भी करता है कॉस भी करता है, सर अप्लाई कर देना ट्रिगोनोमेट्री। हो सकता है आप में से किसी बच्चे के जहन में ये चीज आ रही हो कि सर आप डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री क्यों नहीं अप्लाई कर देते। तो भाई मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं कि बेटा कभी भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो तो भाई ये इंटीग्रेशन ऊपर या नीचे कैसे जाएगी, उसको जाने के लिए ब्रिज चाहिए ना, ब्रिज चाहिए। जिस तरह डेरिवेटिव के अंदर होता था कि ऊपर नीचे दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे होते थे तो हम डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला यूज करते थे। भाई इंटीग्रेशन के अंदर वो ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता डिवीजन फॉर्मूले का। तो इंटीग्रेशन में कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो तो आप खुद सोचो ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे sec x पे अप्लाई होगी तो उसके बाद sec x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना मैं, या इंटीग्रेशन अगर sin x पे अप्लाई होगी तो इंटीग्रेशन के sin x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन अगर cos x पे अप्लाई होगी तो इंटीग्रेशन के cos x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी तो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो रही ना इस चीज के, अभी तो इंटीग्रेशन इस कंप्लीट टर्म पे अप्लाई हो रही है, और इंटीग्रेशन इस कंप्लीट टर्म पे भी सिंपलीफाई पहले तो करनी है ना, बात समझ पा रहे हैं मेरा प्यारा बेटा। मैंने क्या कहा कि देखो अभी तो इंटीग्रेशन सेक वगैरह पे अप्लाई ही नहीं हो रही, अभी तो इंटीग्रेशन पूरी कंप्लीट टर्म के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि देखो हमें डिवीजन फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ती है। जैसे आप लेट सपोज शारा फैसल पे खड़े हुए हो, इधर मैं खड़ा हूं, इधर मौजूद है इम्तियाज, मुझे इस इम्तियाज पे जाने तो बेटा यहाँ पे बीच में अगर ब्रिज होगा तो जाऊंगा ना, अदरवाइज तो बेटा शारा फैसल के ऊपर तो रोड आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, इतना हैवी ट्रैफिक होता है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि सेम गोज फॉर हियर, कि मेरे प्यारे शागिर्द हमें भी क्या करने की नीड है, हमें यहाँ पे बेसिकली यही काम करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे चूंकि दो टर्म्स डिवाइड हो रही है ना, तो आप सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अभी शेयर ही नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल टर्म के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पास यहाँ पे एलन शॉर्टकट भी फेल हो रहा है, उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट भी मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात क्लियर होती है, ट्रिगोनोमेट्री क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है किसी बच्चे के जहन में जैसे आ रहा हो ना कि सेक एक्स ट्रिगोनोमेट्री से डायरेक्टली अप्लाई कर दें। भाई इंटीग्रेशन अगर सेक पे जाएगी तो अप्लाई होगा ना, अभी
तो इंटीग्रेशन कंप्लीट टर्म पे अप्लाई हो रही है, तो बात समझ में आती है आई गेस। तो भाई इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री भी फेल हो गया, जाहिर सी बात है। आगे एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट था या फिर हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, सारे फेल हो गए, सारी सारी चीजें फेल हो गई। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब क्या है भाई, ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले देखना है, सिंप्लीफिकेशन करवानी है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन पे अभी आप इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करवाएंगे। अब सिंप्लीफाई मैं कैसे करवाऊं यार? ऊपर sec x मौजूद है, नीचे 3 sin x प्लस 4 cos x मौजूद है, सिंप्लीफाई करवाना तो सर बहुत ही मुश्किल है। हाँ मुझे एक चीज दिख रही है कि भाई sec और cos, मुझे जहन में आता है कि यार ऊपर sec आ रहा है ना, और sec क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय cos के बराबर होता है। मुझे ये बात एटलीस्ट समझ में आती है कि बेटा sec क्या होता है भाई, sec बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय cos के। तो अगर मैं इसको जरा तरीके से सोचूं कि भाई मेरे पास ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है sec x, तो बेटा नीचे अगर मैं नीचे से cos x को कॉमन लेना चाहूं, जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी मजे की है। ये मैंने क्यों कहा था एक क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जरा बात को देखिएगा कि भाई देखो, अगर मेरे पास यहां पे टर्म क्या आ रही है, मेरे पास नीचे टर्म एग्जिस्ट कर रही है 3 sin x प्लस का 4 cos x, तो बेटा अगर मैं यहां से cos x को कॉमन लेना चाहूं, क्या कॉमन ले सकता हूं? जरा गौर से सोचिएगा कि भाई अगर मैं नीचे से cos x को कॉमन लूं, तो बेटा क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा। देखो हमारे पास दुनिया में कभी भी किसी टर्म से, किसी भी ब्रैकेट से अगर मुझे कोई वैल्यू कॉमन लेनी होती है और वो वैल्यू अगर वहां एग्जिस्ट नहीं करती, तो याद रखिएगा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो वैल्यू उसके डिवीजन में चली जाती है। और 4 cos x में से अगर cos x में कॉमन ले लूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे को बात समझ में ना आई हो, तो आइए मैं समझा देता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 3x प्लस का 2y नेगेटिव का 7 प्लस का 11। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मुझसे कहता है कि यार यहां से जरा जो है ना 2 कॉमन लेके दिखाओ, इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन लेके दिखाओ। देखो आप पूरी टर्म में से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, मैं आपसे कहती है ले सकते हो। अब आप सोचोगे सर 3 में तो 2 आता ही नहीं है, कैसे लेंगे? तो बेटा दुनिया में कभी भी किसी वैल्यू के अंदर अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं आती जो मैंने कॉमन लेनी है, तो हम उसको वो वैल्यू उसके डिवीजन में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन लेना है ना, तो देखो 3 के अंदर 2 नहीं आता, मुझे भी पता है, मगर वो क्या होगी, इसके डिवीजन में चली जाएगी। सिमिलरली 2y में से अगर 2 कॉमन लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? y आ जाएगा। सर 7 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो चूंकि 7 में 2 एग्जिस्ट नहीं करता, उसके डिवीजन में आ जाएगा। प्लस के 11 में से अगर 2 कॉमन लूंगा तो इसके डिवीजन में आ जाएगा। अब लेट सपोज आप ये देखना चाहते हो आपने आया काम सही किया या गलत किया। मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है, मैथ्स बड़ी मजे की चीज है। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल चीज। यानी कि कभी भी अगर आपको ये चेक करने आया आपने स्टेप सही किया या गलत किया है, हमेशा उसका उल्टा स्टेप देखो, अगर फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब सही काम किया है। तो लेट सपोज अगर मैं इस 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा? भाई अब 2 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो तमाम वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो भाई 2/2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिंपल 3x बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल -7 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल आउट कर रहा है ना, तो वापस से देखो ओरिजिनल इक्वेशन बन गई। इसका मतलब सही काम किया है। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो अगर मुझे इस इक्वेशन में से नीचे जो वैल्यू आ रही है इसमें से अगर मुझे cos x कॉमन चाहिए, अब cos x ही मैंने क्यों कॉमन लिया, ये जहन में किसी बच्चे के आ सकता है। भाई cos x कॉमन लेने के पीछे लॉजिक क्या थी कि देखो ऊपर sec है, तो मैंने नीचे से cos को कॉमन ले लिया ताकि इस cos को नीचे से ऊपर भेज दिया जाए। तो भैया नीचे से मैंने cos x पूरा कॉमन ले लिया, तो देखो sin x के अंदर cos x एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके डिवीजन में आ गया। 4 cos x में cos x था तो डायरेक्टली कॉमन आ गया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे क्या बन गया 1 बाय cos, है ना भाई, नीचे क्या आ गया 1 बाय cos आ गया। मुझे मालूम है 1 बाय cos क्या होता है, sec के बराबर होता है। अगर मैं इसको एक बार तरीके से आपको लिख के दिखाऊं तो भाई देखो ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास, ऊपर फॉर्म हो गया sec x का sec x, और देखो नीचे क्या है, नीचे मेरे पास आ गया 3 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस का 4 एज इट इज। और देखो ये जो मेरे पास ये कॉस था एक्स था नीचे डिवीजन में, तो मुझे मालूम है कि भाई ये क्या है, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस एक्स। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा 1 बाय कॉस एक्स इसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। दुनिया में जो सेक एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉस एंगल के बराबर होता है ना भैया जी। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये 1 बाय कॉस की जगह पे मैं सेक लिख दूंगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल sec x इंटू sec x आ गया ऊपर। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में फॉर्म हो गया 3 का 3 साइन बाय कॉस, क्या होता है साइन बाय कॉस होता है टेंजन x के, आगे प्लस का 4 एज इट इज का एज इट इज इंटू dx का dx। तो हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, अपना सिंप्लीफाई कर दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो कि sec जब sec से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया 3 टेंजन x, 3 टेंजन x प्लस का 4 इंटू डी एक्स। तो जरा गौर से देखो
ओरिजिनली आपको क्वेश्चन कितना मुश्किल गिवन था, आपने बारी बारी देखा था, इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इंटीग्रेशन आप कभी अप्लाई नहीं कर सकते ना, उसको सॉल्व करने का भी तरीकेकार क्या होता है कि हम बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बेसिक मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्रूशल क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, बेतहाशा पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो वहां पे भी ये जुमला मैं बार बार बोलूंगा कि देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना है। और सिंप्लीफाई करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल वे के अंदर अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करवाते हैं, वैल्यूज को ब्रेक आउट करते हैं। इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो अपनी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आप इसकी इंटीग्रेशन आराम से ले सकते हो। सर अब इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, अरे भाई बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन लेना। कैसे, कि भाई सिंपल तरीके से आप देखो, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, बन सकता है। कैसे, कि देखो यहाँ पे क्या बन गया, 3 टेंजन एक्स प्लस का 4। तो 3 टेंजन एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 का 3 पहले आ गया। टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, और प्लस के 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यानी कि ऊपर देखो सेक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओगे, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को इवेंचुअली हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन। तो भाई सिंपल तरीके से बेटा क्या करेंगे, भाई बहुत सिंपल था, नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है ना, नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर क्या बन रहा है, डेरिवेटिव बन रहा है, तो बेटा सिंपल तरीके से अब देखो, ऊपर मुझे 3 लेकर आना है, अभी 3 ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या करेंगे, ऊपर 3 को लेकर आ जाएंगे। अच्छा भाई, तो देखो हमारे पास नीचे वाली टर्म का ऊपर कंप्लीटली डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, 3 सेक्स स्क्वायर, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आना है। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर चूंकि डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, तो पहले यही काम कर लेंगे कि भाई सिंपल तरीके से मैंने 3 से डिवाइड करवाया और 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, हो सकता है किसी प्यारे से बच्चे के जहन में क्वेश्चन आ जाए, सर ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्टली 3 को बाहर निकाल दें। तो बेटा नहीं निकाल सकते ना, उसके पीछे रीजन क्या है, 3 टेंजन एक्स प्लस का 4 है, ये कंप्लीट टर्म है, सही है ना। अगर तो सिर्फ यहाँ पे एक ही सिंपल 3 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होता ना, तब ये कॉमन लेके बाहर आ जाता। यहाँ पे सिर्फ 3 टेंजन एक्सेस आता है, इसलिए हम यहाँ से बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते। दैट्स द रीजन कि आपको ऊपर जो हमने डेरिवेटिव लिया उसके अंदर 3 टेंजन एक्स प्लस का 4 था, इसीलिए हमें 3 का क्या करना है, ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म करवाना जरूरी है, सही है ना। तो हम ऊपर लेकर आ गए। अब देखो नीचे डिवीजन में क्या था, नीचे डिवीजन में मेरे पास था 3 टेंजन एक्स प्लस का 4 इंटू डी एक्स। तो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है। तो बेटा देखो, अब हमारे पास सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हमने कंप्लीटली फॉर्म करवा दिया है। तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा और सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूट करवा लूंगा। तो क्या लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू, जिस टर्म का डेरिवेटिव फॉर्म होता है हमेशा उसको y के ऊपर सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, सपोज करवाते हैं। तो y के ऊपर सपोज करवा लिया, सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव, 3 टेंजेंट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 इंटू 3, चूंकि कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस के 4 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली होता है 0 के बराबर। तो भैया सिंपल तरीके से देखो, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट इट विल बिकम, ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू 3 का 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो भैया इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन। अब देखो हम इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज को प्लेस करवा रहे हैं। तो बेटा बेटा देखो जरा, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, 3 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर है हमारे पास dy के, ऊपर तो आ गया dy। नीचे डिवीजन में देखो 3 टेंजेंट एक्स प्लस 4 किसके बराबर है, y के बराबर है, तो सिंपल y का y आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई कर देंगे, देखो 1/3 का 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय y की क्या होगी, सिंपल ln हो जाएगी। तो ln का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है तो जो भी नीचे फंक्शन होगा वो ln का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के c के साथ आंसर आ जाएगा। सिंपल इज दैट, हो गया मेरा बेटा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। लास्ट में वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाओगे तो लिखोगे रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक the value of y, replacing back the value of y, यानी कि लास्ट में y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवाया जाएगा। इसको मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखा देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, हर क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन एक पेज के 2 लाइनों पे भी एंड हुआ है ना, तो कोशिश करें
नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से स्टार्ट ना करें। बोर्ड के पेपर में जितना सफाई से आप काम करेंगे उतना आपका फायदा है। मैं अक्सर देखता हूं बच्चे क्या होते हैं, एक ही शीट के ऊपर गुचड़ मुचड़ करके पता नहीं क्या अजियत बनाकर आ जाते हैं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो बोर्ड का पेपर है ना, वो तुम्हारे अब्बा के टैक्स के पैसों के ऊपर है। आप जो खाने का, बिजली का, इनफैक्ट वॉशरूम में साबुन इस्तेमाल करने का, या आप मेरी बात सुनने का, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें टैक्स आप दे रहे हो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेतहाशा। तो भाई ये तुम्हारे अब्बा के पैसों का पेपर है। तो जितनी ज्यादा तुम बी कॉपीज ले सकते हो लो, कोई रोकेगा नहीं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एट योर एज, जब मैं इंटरमीडिएट में था, मैंने अपने मैथ्स के पेपर में से 7 बी कॉपियां ली थी, और मैंने अपने फिजिक्स के पेपर में 9 बी कॉपियां ली थी। मैं अपना स्टेपलर खुद से लेके जाता था। तो अपना छोटा स्टेपलर, अपना बड़ा स्टेपलर, अपने पास एक बड़ा पाउच लेके जाओ, उसमें स्टेपलर अपना खुद लेके जाओ, सही है ना, और बी कॉपीज लो। भाई आप कोई भी क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट किया करो। ये बात मुझे मेरे एक उस्ताद ने बताई थी, आई गेस इकबाल नाथ साहब थे, कौन थे, बहरहाल उन्होंने मुझे बताई थी। मेरे बड़े अच्छे एक उस्ताद थे डीजे के। आई वाज द डीजेरियन एट माय टाइम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डीजे साइंस से पढ़ा था उस जमाने में। तो कहने का मकसद है कि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा देखो हाशिम, अपने पेपर को जो है ना, प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है पेपर के अंदर ना। तो क्या करना है आपने आपने करना ये है कि भाई कोई भी न्यू क्वेश्चन स्टार्ट किया करो अपने पेपर के अंदर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोशिश करो न्यू पेज से स्टार्ट करो। भाई टीचर को बुरा नहीं लगेगा, टीचर को कोई मसला नहीं है। अपने पेपर को अंदर जितनी सफाई से काम करोगे ना, एग्जामिनर का दिल उतना खुश होगा, तुम्हें एग्जामिनर उतने अच्छे तरीके से नंबर देगा। याद रखिएगा जुमले को, सही है ना भाई। तो आपने नेक्स्ट लाइन से करना है, खुला खुला काम करना है। तो भाई रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा देंगे। y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 3 tan n प्लस 4 के बराबर थी। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 3 का 1 डिवाइडेड बाय 3। और आगे क्या हो गया, आगे हो गया ln का ln, और y की वैल्यू देखो बराबर थी मेरे पास 3 टेंजन x प्लस 4 के बराबर। आगे क्या आ गया, प्लस का c, एज इट इज का एज इट इज। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन बड़े मजे का था। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली जो आपको वैल्यू गिवन थी ना, वो क्या गिवन थी, sec x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्टली मेथड पे सॉल्व करूं तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में पावर फॉर्मूला भी फेल हो रहा है, क्योंकि नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। एलन शॉर्टकट भी फेल हो गई थी, क्योंकि हम हमारे पास नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ही नहीं था। और इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन अगर इंडिविजुअल टर्म के ऊपर जाएगा, सेक के ऊपर जाएगा तो सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना, साइन पे जाएगा तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस पे जाएगा तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी तो इंटीग्रेशन जा ही नहीं रहा। ये तो वही मिसाल हो गई कि यार मुझे अमेरिका जाना है, ना तो मेरे पास वीजा है, ना मेरे पास कार्ड है, ना मेरे पास एरोप्लेन का पैसा है। अब मैं खड़ा हूं घर पे, यार मुझे अमेरिका जाना है। अरे भाई तू जहाज में बैठेगा तो अमेरिका पहुंचेगा ना, जहाज में नहीं बैठेगा तो अमेरिका कैसे पहुंचेगा। सिमिलरली जब तक इंटीग्रेशन नीचे नहीं लाऊंगा तो अप्लाई कैसे होगी। तो इसीलिए क्या कहा कि देखो ये चीज जहन में हमेशा रखना, याद के इंटीग्रेशन में डिवीजन का फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, 90% बच्चा क्या करता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है कि डिवीजन फॉर्मूला इजाद करके इंटीग्रेशन को ऊपर नीचे अप्लाई कर देगा। भाई इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई कैसे करा कि देखो, मुझे ऊपर sec दिख रहा तो मैंने नीचे से cos को कॉमन ले लिया। cos कॉमन कैसे लिया कि भाई 3 sin x से भी मैंने cos कॉमन ले लिया, और 4x cos x से भी cos x कॉमन ले लिया। चूंकि देखो sin के पास cos नहीं था, इसलिए cos उसके डिवीजन में चला गया। 4 cos x के पास cos था, इसलिए वहां से कॉमन आ गया। हमने आगे क्या करा, 1 बाय cos मुझे बराबर बराबर होता है sec के, तो ऊपर sec sec से जब मल्टीप्लाई हुआ तो sec स्क्वायर x बन गया। और नीचे देखो 3 sin बाय cos था, sin डिवाइडेड बाय cos क्या होता है, टेंजेंट के बराबर, टेंजेंट प्लस का 4 आ गया। अब सिंपल नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा था, कंप्लीट करवाया, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया। सिंपल वे के अंदर हमारा पावर फॉर्मूला, सिंपल वे में हमारा एलन का फॉर्मूला अप्लाई करवाया, और फिर वापस वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा दिया। अच्छा भाई, अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 आता है। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मेरी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई कैसे सॉल्व करोगे, देखो तुम्हारे पास सिंपल कॉस के अंदर एक एंगल गिवन है, तो बेटा एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो एंगल क्या है, 3x माइनस का 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बाहर 3 होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 को लेकर आओगे। 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू कॉस इंटू 3x माइनस का 5 इंटू 3 इंटू dx। उसके बाद आपने काम क्या करना है, सिंपल वे में सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अप्लाई करोगे, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। जब एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो नाउ यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस पर्टिकुलर एंगल विद द y, एंड देन अप्लाइंग द डेरिवेटिव, और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे वैल्यूज को चेंज करवाने के बाद। सिंपल वे में सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, उसमें 20-22 क्वेश्चंस हैं, तो दो पार्ट्स में सॉल्व करवा रहा हूं मैं। मगर क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये कि जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाते जा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करो। खुदा अल्लाह का वास्ता है आपको बेटा, बैठ के जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको तरीके से बैठ के सॉल्व करो। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप अपना टारगेट पेपर दे दें। बेटा मेरा टारगेट पेपर मेरा लेक्चर होता है,
इस लेक्चर में मैं जिस क्वेश्चन को मार्क करवाता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको 50 दफा सॉल्व किया करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बेटा वो बहुत अरसे से मैं पंजाब बोर्ड साइड भी पढ़ाता रहा हूँ, मैं ओ लेवल भी देख रहा होता हूँ, मैं इंटरमीडिएट साइड भी देख रहा हूँ, एप्टीट्यूड साइड भी देख रहा होता हूँ, तो इसलिए मुझे पता होता है कि यार वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी अगर स्टार्ट नहीं करी तो काइंडली स्टार्ट करें, बहुत जरूरी है एप्टीट्यूड की तैयारी करना, क्योंकि इस दफा एनईडी का टेस्ट जून के अंदर हो रहा होगा, नस्ट का लास्ट राउंड आपके पास जून के एंड जुलाई में हो रहा होगा, फास्ट का टेस्ट भी जून एंड जुलाई के स्टार्ट के अंदर होगा, आईबीएससीएस का टेस्ट भी जुलाई के अंदर होगा, दाऊद का टेस्ट भी जुलाई और अगस्त के मिड के अंदर हो रहा होगा, केयू का टेस्ट ऑल दो नवंबर के अंदर जाके होता है, मगर बेकार है उतना वेट करना, पहले अच्छी यूनिवर्सिटी में और अप्लाई करो भाई, सिंपल तरीके से, सही है ना भाई। तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन मैंने आपको बता दी है, सबसे ज्यादा क्रूशियल डेडलाइंस हैं, तो भैया एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करो। इंटर के बाद आप एप्टीट्यूड को टाइम नहीं दे सकते, आपके मई जून में अगर पेपर एंड होते हैं तो बेटा आपके प्रैक्टिकल्स भी फिर होंगे, 20-25 दिन प्रैक्टिकल्स खा जाएगा, आप चीजों को मैनेज ही नहीं कर सकोगे, तो आज सैटरडे संडे वाले दिन से अपने एप्टीट्यूड का टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो, एप्टीट्यूड की तैयारी करना जरूरी है। द मोर मार्क्स यू विल स्कोर इन द टेस्ट, द मोर चांसेस यू हैव इन ऑर्डर टू गेन एन एडमिशन, रिमेंबर दिस थिंग। आपकी अकेली फर्स्ट ईयर की परसेंटेज किसी काम की नहीं है, आपकी अकेली फर्स्ट ईयर का A1 ग्रेड किसी काम का नहीं है, और अगर आपका फर्स्ट ईयर के अंदर 60% भी है, स्टिल यू कैन गेट एन एडमिशन इन IB एंड फास्ट एंड एनईडी। आप अगर टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, आप इजीली एडमिशन ले सकते हो, रिमेंबर दिस थिंग। टेस्ट प्लेज द क्रूशियल रोल इन एप्टीट्यूड एग्जाम, टेस्ट प्लेज द क्रूशियल रोल, टेस्ट के बगैर आप बेकार हो, टेस्ट के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आप बंदर हो, अदरवाइज सिकंदर हो। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, एक बच्चा जिसकी 75% भी है ना इंटर के अंदर, अगर वो टेस्ट के अंदर 85 मार्क्स स्कोर कर लेता है एनईटी के टेस्ट के अंदर, या नस के टेस्ट के अंदर अगर वो 155 का मार्जिन क्रॉस कर लेता है, तो आराम से वो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर सीएस पढ़ सकता है, या एनईटी के अंदर सीआईएस सॉफ्टवेयर मिल सकती है उसको। ऑन दी अदर एंड, एक बच्चा जिसकी इंटर के अंदर 82% है और वो फास्ट का या नस्ट का या एनईडी का टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकता ना, तो बेटा इसका मतलब क्या है? उसकी ये 82% फेक है, उसका मतलब है कि उसकी 82% बेकार आई थी, छाप के आई थी, किसी वजह से आई थी, सही है ना भैया? उसके ऊपर लोग शक करेंगे। क्यों के शक करेंगे? क्योंकि बेटा वो यूनिवर्सिटी टेस्ट क्लियर नहीं कर सका। तो भाई आपके पास अभी ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम को खुदारा जाया ना करो, सैटरडे संडे के टाइम को मैनेज करना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सैटरडे संडे कैसे मैनेज करें सर, हफ्ते के 5 दिन तो हम अपने कोचिंग को दे रहे हैं। तो बेटा देखो, आप कोई स्पेशल नहीं हो, हर बच्चे को ये काम करना है, क्योंकि बाद में तो टाइम ही नहीं है ना, तो आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हफ्ते के 5 दिन अगर इंटरमीडिएट साइड को दे रहे हो, ए लेवल साइड को दे रहे हो, तो अपने 2 दिन एटलीस्ट जो है ना अपने एप्टीट्यूड साइड को देने हैं। तो भाई न्यू मेरा एप्टीट्यूड बैच अभी 2 फेब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स भी होता है, मैथ्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, कंप्यूटर भी होती है, इंग्लिश भी होती है, आईक्यू भी होती है, लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, बेसिक मैथ्स भी होती है। तो इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फास्ट, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IBA, लम्स, GIKI, कॉमसेट्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। जो आपके दोस्त मेडिकल के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको बताइएगा कि बेटा किसी टिपिकल कोचिंग माफिया के पास जाओगे 70,000 रुपए लेंगे। ऑन दी अदर एंड सर हाशिम का जो बैच है उसमें पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी होती है, आपको किसी 70,000 वाले कोचिंग से बेहतर यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, बेहतर गाइडेंस मिलेगी, बेहतर टीचिंग मटेरियल मिलेगा, बेहतर डाउट सेशंस मिलेंगे आपको, और 70,000 रुपए वाला जो कोचिंग सेंटर होगा ना, आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा जो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। रिमेंबर, मार्क्स माय वर्ड्स, एट द एंड ऑफ द डे आपका दोस्त किसी 70,000 की कोचिंग में जाने के बाद भी मेरे पास से आके पढ़ रहा होगा इंशाल्लाह। सर अभी क्योंकि कोचिंग में समझ में नहीं आता, इतनी मैं गारंटी आपको दे देता हूँ, 90% बच्चे जो कोचिंग में जाता है वो परेशान होकर बाद में फिर यूट्यूब से ही पढ़ रहा होता है। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।